हेलो दोस्तों, मैं नारायण मेश्वरी सोनी एजुकेशन में आपका फिर स्वागत करता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि गुजरात के हमारे जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में हमने जानकारी ली। परीक्षा उपयोगी सारी जानकारी हमने उस क्लास में देखी थी, जिसमें हमने 4 स्थलों की जानकारी ली। उसमें पहला लोथल, ठीक है, उसके बाद में हमने धोलावीरा, फिर हमने सुरकोटदा और फिर हमने रंगपुर के बारे में पढ़ा। आज हमारे पंजाब का एक स्थल जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें जो है फैक्ट नहीं हमारे पास में, ठीक है। जो पंजाब का हमारा स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पहले भी बात कर रखी है। पंजाब में एक स्थल मिला है जिसका नाम है रोपड़, ठीक है। रोपड़ जो है पंजाब का आज एक डिस्ट्रिक्ट है। उसका पहले का नाम था रूपनगर, ठीक है। वहाँ में 11वीं शताब्दी में एक राजा हुए थे रोकेश्वर, ठीक है। रोकेश्वर का बेटा था रूपसेन। उन्होंने रूपसेन के नाम पर ही इस स्थान का नाम रखा था, अपने बेटे के नाम पर ही इस स्थान का नाम रखा था रूपनगर। पर वर्तमान में क्या कहलाता है? रोपड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है। 11वीं शताब्दी में रोकेश्वर नामक एक राजा हुआ और उसका बेटा था रूपसेन, और रूपसेन के जो है नाम पर ही उसने रूपनगर जो है इस स्थान का नाम रखा। पर वर्तमान में इसको हम रोपड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये स्थिति जो है, इसकी स्थिति हम कह सकते हैं, स्थिति या जगह, तो जगह या स्थिति पंजाब, ठीक है। और अब हम कह सकते हैं स्थिति के बाद में नदी तो सतलज नदी या सतलुज नदी। तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ रोपड़, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पंजाब में महत्वपूर्ण जो है स्थल माना जाता है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खोजकर्ता इसके बीबी लाल, ठीक है। खोजकर्ता है बीबी लाल। और उत्खनन करता, यानी कि जब उत्खनन करता, इसका खुदाई का काम किसने चालू किया? तो 1955 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसने जो है उत्खनन का काम चालू किया। तो उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा 1955 में। तो दोस्तों, यानी कि यहां पर जो हम कह सकते हैं कि प्रमुख साक्ष्य के रूप में हमें क्या मिलता है, तो प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं। तो प्रमुख साक्ष्य या महत्वपूर्ण साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य के रूप में यहां हम कह सकते हैं कि यहां तांबे की कुल्हाड़ी मिली, ठीक है। कुल्हाड़ी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, कि हड़प्पा के कौन से क्षेत्र से या किस जगह से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो आपका आंसर होगा रोपड़, यानी कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ये हम सबको पता है, ठीक है। और ये अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में आज तक पूछा गया है, ठीक है। आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, जब भारत और पाकिस्तान, जब हम कह सकते हैं कि भारत
का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नामक एक नया राज्य या एक नया देश बना, ठीक है, भारत का कुछ हिस्सा कटकर पाकिस्तान नामक एक नया देश बना, तो हम कह सकते हैं कि हमने पहले भी बात की है कि जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इस तरह के स्थल है, सुतको गेंदोर है, ठीक है, ये सारे के सारे स्थल कहाँ हैं? आज के पाकिस्तान में, ठीक है। और वर्तमान के पाकिस्तान में, पहले ये सब भारत में थे क्योंकि ये भारत का हिस्सा था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में सबसे पहले खोजा गया स्थल था, ठीक है, तो यानी कि उत्खनन किया गया स्थल था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में रोपड़, भारत में खोजा गया या उत्खनन किया गया पहला स्थल, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। भारत में उत्खनित प्रथम स्थल। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित प्रथम स्थल या पहला स्थल एक बार फिर देख लेते हैं कि रोपड़ यानी कि पंजाब में, ठीक है, तो पंजाब में हम कह सकते हैं कि रोपड़, ठीक है, तो पंजाब में रोपड़, ठीक है। नदी कौन सी? नदी हम कह सकते हैं सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी का खोजकर्ता कौन? बीबी लाल थे, ठीक है। और इसके हम कह सकते हैं उत्खनन कार्य किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया, ठीक है। और प्रमुख साक्ष्य यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली हमें, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, और जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित पहला स्थल या प्रथम स्थल, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारे हरियाणा से प्राप्त जो स्थल है, प्रमुख रूप से दो स्थलों के बारे में हमें एग्जाम के बारे में पूछा जाता है, तो हम उनकी बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं राखी गढ़ी, ठीक है, हम बात करेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो स्थल है, ठीक है, ये हरियाणा के जिंद से, जिंद नामक स्थान से, तो स्थान होगा जिंद, हरियाणा, स्थान जिंद, हरियाणा, ठीक है। नदी हम कहेंगे घग्गर नदी, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि घग्गर नदी, और अब इसके जो हम कहेंगे कि खोजकर्ता जो सूरजभान सिंह, ठीक है, तो खोजकर्ता सूरजभान सिंह, खोजकर्ता सूरजभान सिंह 1969, ठीक है, तो 1965 उत्खनन करना, जो उत्खनन करता थे वो आर्मेंद्र नाथ जो थे, उन्होंने 1997 में इसका उत्खनन किया, तो हम कह सकते हैं अमरेंद्र नाथ उत्खनन नाथ 1977। और वर्तमान में जो इसका उत्खनन करता है, वर्तमान में जो इनके उस उत्खनन करता, और या हम कह सकते हैं जिनके निर्देशन में उत्खनन कार्य चालू है, वो है हम कह सकते हैं डॉक्टर बसंत सिंधे। ये जो है दक्कन यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर हैं, दक्षिण की यूनिवर्सिटी जिसको दक्कन यूनिवर्सिटी कहते हैं, उस दक्कन यूनिवर्सिटी के क्या है, ये प्रोफेसर है, ठीक है, डॉक्टर बसंत सिंधे। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं उत्खनन किसके निर्देशन में हो रहा है? डॉक्टर
बसंत सिंधे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण साक्ष्य में यहां दोस्तों टेराकोटा के या मिट्टी के पहिए मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा यानी मिट्टी, टेराकोटा के पहिए। ठीक है, लकड़ी का ताबूत मिला है यहां पर, लकड़ी का ताबूत। ठीक है, यहां पर टी प्रकार की, टी शेप में अग्नि वेदियां मिली हैं। ठीक है, अग्नि वेदियां, सैंधव लिपि युक्त मुहर मिली है, सैंधव लिपि युक्त मुहर मिली है। ठीक है, और जो है हमारे पास में युग्म समाधि के साक्ष्य भी मिलते हैं, युग्म समाधि के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहां से मिल रही है। टेराकोटा के पहिए, लकड़ी का ताबूत, टी प्रकार की अग्नि वेदियां मिली है, सैंधव लिपि युक्त मोहर मिली है, युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनकी लिपियों पर जो हम कह सकते हैं, इनकी मोहर पर किसी भी प्रकार का चित्रांकन नहीं मिलता है। ठीक है, चित्र नहीं मिलते हैं, खाली सैंधव लिपि युक्त मुहर जो है, सैंधव लिपि लिखी गई है, बाकी किसी भी तरह का चित्रांकन यहां पर हमको मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे जैसे एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी में हमने देखा कि स्थान जो है वो जिंद हरियाणा, नदी जो है गग्गर नदी, खोजकर्ता सूरजभान सिंह। ठीक है, सूरजभान सिंह खोजकर्ता, और उत्खनन अमरेंद्र नाथ, जिन्होंने 1997 में, सॉरी 1997 में इन्होंने यहां पर उत्खनन करवाया, 1997। और वर्तमान में जिनके निर्देशन में उत्खनन का कार्य चालू है तो हम कहेंगे डॉक्टर बसंत सिंधे, जो दक्षिण यूनिवर्सिटी या दक्कन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य में टेराकोटा के पहिए। ठीक है, ये, और फिर हम कहते हैं लकड़ी का ताबूत। ठीक है, टी प्रकार की अग्नि वेदियां मिली हैं, और फिर सैंधव लिपि युक्त मुहर मिली है, और युग्म समाधि यानी डबल बुरियल्स, इंग्लिश में कहते हैं डबल बुरियल, युग्म समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये महत्वपूर्ण जो हैं स्थलों के बारे में हमने बात की आज। ठीक है, जो भी हमारे जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे इनके बारे में मैंने एक एक करके एग्जाम उपयोगी जितने भी आपके स्थल हैं उन सब के बारे में आज हमने बात की अब तक। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि ये राजनीतिक संगठन इनका किस प्रकार का था, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कोई भी समाज होता है वहाँ किसी भी तरह की कोई न कोई राजनीति ज़रूर होगी। बिना राजनीति के हम कह सकते हैं समाज को, इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना नामुमकिन है। तो कोई प्रशासन होगा, प्रशासन के बिना, जैसे आज भी हम देख रहे हैं हमारे जो है भारत जो है वो एक क्या है, हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक जो है, हम कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, लोकतंत्र है। ठीक है, और लोकतंत्र में भी गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। इतना बड़े जो विकसित ये जो सभ्यता थी, तो निश्चित रूप से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जो है राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। तो इसी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो दोस्तों स्पष्ट रूप से हम इनकी राजनीतिक
जो है व्यवस्था के बारे में हमारे पास में कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। फिर भी इनकी जो विकसित, इतनी बड़ी विकसित जो साम्राज्य था, या हम कह सकते हैं इतना बड़ा विकसित जो ये सभ्यता थी, तो इस विकसित सभ्यता को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई केंद्र सत्ता रही होगी। ठीक है, जभी जो है इतने बड़े जो हैं, हम कह सकते हैं सभ्यता को संभाल सकते हैं और इतनी बड़ी सभ्यता पर कोई शासन कर सकता था। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कोई केंद्र जो है सत्ता रही होगी, पर स्पष्ट हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सैंधव लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसके कारण हम जितने भी चीज़ें हैं, हम जितने भी नतीजे पर, या इतिहासकार जितने भी नतीजे पर पहुंचे हैं, वो हम कह सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही वो अपने नतीजे पर पहुंचे हैं। इसलिए दोस्तों ये स्वाभाविक है कि विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो है अपने मत प्रकट किए हैं। ठीक है, तो उन्हीं मत के बारे में मैं आज आपको एक एक जो है इतिहासकार के बारे में बताता हूं, जो आपके एग्जाम उपयोगी है। ठीक है, एक साहब थे स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने ऐसा माना है कि हड़प्पा जो थे, स्टुअर्ट पिगट ने यह माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संयुक्त राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ये इनका मानना है। ठीक है, और इनका ये मानना है कि यहाँ कोई पुरोहित राजा शासन करता होगा। ठीक है, तो स्टुअर्ट पिगट ने ये माना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी या संयुक्त राजधानी थी, और यहाँ पर कोई पुरोहित राजा इन पर शासन, इस सभ्यता पर शासन करता होगा। तो हम राजनीतिक संगठन में एक एक विचार ले लेते हैं। राजनीतिक संगठन, ठीक है, तो राजनीतिक संगठन में अलग अलग इतिहासकार और उनके विचार। तो स्टुअर्ट पिगट ने यह बोला है स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानी माना है। राजधानी, और इन्होंने इन दोनों शहरों की जो हम कह सकते हैं कि जो कंपैरिजन किया है, ठीक है, इन दोनों जो है शहरों का, वो कुषाण कालीन दोनों शहरों के साथ में कंपैरिजन किया है। इन्होंने कुषाण कालीन पुरुषपुर और मथुरा से, कि कुषाण काल में जो स्थिति पुरुषपुर और मथुरा की थी वही हड़प्पा में स्थिति जो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में थी। तो इनका मानना है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की स्थिति सेम वैसे ही थी जैसे कुषाण काल में पुरुषपुर तथा मथुरा की थी। तो इन्होंने इसका कंपैरिजन किसके साथ में किया है? तो इन्होंने इसका कंपैरिजन कुषाण युग के या कुषाण काल के पुरुषपुर तथा मथुरा से किया है। ठीक है, ऐसे ही मार्टिन व्हीलर ने इन दोनों का जो है, मार्टिन व्हीलर ने समर्थन देते हुए इन दोनों का क्या किया है, इन दोनों का कंपैरिजन जो है 9वीं शताब्दी में जो अरब की जो दो राजधानियां थी वो हम कहते हैं मुल्तान और मंसूरा नामक शहरों से की है। तो मुल्तान तथा मंसूरा नामक शहरों से की है। तो हम कह सकते हैं मार्टिन व्हीलर ने इसका कंपैरिजन, मार्टिन व्हीलर ने इसका कंपैरिजन मुल्तान
तथा मंसूरा नामक शहरों से की है, और ये अरब राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहां के बाद में हम मेके की बात करते हैं। मेके ने जो है अपना मत दिया है, तो मेके ये कहते हैं मेके ने कहा है प्रतिनिधियात्मक शासन, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अपना प्रतिनिधि हम किसको चुनकर भेजते हैं, हम अपने प्रतिनिधि जो है, यानी कि हम लोकसभा में चाहे हमारी विधानसभा में हम अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। तो इसी ने इस प्रकार का शासन की बात की है कि प्रतिनिधियात्मक जो है शासन था, ये मेके के अनुसार था। ठीक है, ए.एल. बासम ने, तो ए.एल. बासम धर्मतंत्रात्मक शासन जो है व्यवस्था की बात की है, कि धर्मतंत्रीय या धर्मतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की है, जिसमें इन्होंने पुरोहित को प्रधान माना है। ठीक है, कि पुरोहित प्रधान जो है राजनीतिक व्यवस्था थी, पुरोहित प्रधान राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीवी लाल ने। बीबी लाल ने जो है छोटे छोटे गणतंत्र की बात की है, कि ये जो है छोटे छोटे गणतंत्र, जैसे महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, तो छोटे छोटे राज्यों में या छोटे छोटे गणतंत्रों की बात की है, कि इन सब का अपना अपना एक अलग जो है साम्राज्य था। तो इन्होंने जो है छोटे छोटे गणतंत्र या छोटे छोटे राज्यों की बात की है, कि यहाँ संभवतः ये सब छोटे छोटे राज्य थे जो अपने आप में क्या थे, स्वतंत्र थे। छोटे छोटे राज्यों की बारे में बात की है। ठीक है, अब हम जैसे आर.एस. शर्मा कहते हैं, या वणिक वर्ग का शासन रहा होगा, आर.एस. शर्मा। तो आर.एस. शर्मा ये कहते हैं कि यहाँ वणिक वर्ग का शासन रहा होगा। वणिक वर्ग यानी व्यापारी वर्ग का, बिजनेसमैन का शासन रहा होगा। और जो है पासेल साहब ये कहते हैं, जिनको पॉसेल या पासेल साहब ये कहते हैं, कि ये निगम तत्व जो था की प्रधानता रही होगी। तो पासेल साहब ये कहते हैं, पासेल साहब ये कहते हैं निगम तत्व की प्रधानता रही होगी। तो निगम तंत्र की प्रधानता जो है वो पासेल साहब कहते हैं। ठीक है, तो पासेल साहब निगम तत्व यानी कि मतलब आज हमारा जयपुर है, जयपुर क्या है, नगर निगम है। तो ये कह रहे हैं ये बड़ी बड़ी सिटी थी जो नगर परिषद के द्वारा जो है संचालित की जाती होगी। और लोकप्रिय मत क्या है इसका, तो लोकप्रिय मत यह है दोस्तों कि ये संभवतः जो है वणिक वर्गों का शासन रहा होगा। ठीक है, तो लोकप्रिय जो मत है, प्रिय मत जो है वो ये है, या प्रचलित जो मत है वो ये है कि संभवतः या वणिक वर्गों का या व्यापारी वर्गों का शासन रहा होगा। का शासन। तो ये दोस्तों कुछ जो है मैंने इतिहासकारों की जो है आपको मत बताए हैं, जो एग्जाम उपयोगी जो मत हैं, जो आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा की जो है संयुक्त राजधानी किसको कहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा की संयुक्त राजधानी के रूप में
हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को कहा है, या सैन्धवकालीन जो संयुक्त राजधानी है वो किसको कहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ने। और इन्होंने जो है इन दोनों का जो है कंपैरिजन है, इन दोनों की तुलना जो है वो बेसिकली कुषाण कालीन पुरस्पुर तथा मथुरा से की है। इन दो जो है हम कह सकते हैं सिटी से की है। ऐसे ही जो मार्टिन व्हीलर साहब है वो ये कहते हैं कि मुल्तान तथा मंसूरा कि 9वीं शताब्दी में अरबी जो राजधानियां थी मुल्तान तथा मंसूरा से हम कह सकते हैं कि इनका कंपैरिजन मार्टिन व्हीलर साहब ने किया है। ठीक है। अब मैके ने जो है प्रतिनिधियात्मक शासन कहा है। ठीक है। और एल बासम ने धर्मतंत्रात्मक जो है शासन कहा है कि जिसमें पुरोहित की प्रधानता बताई है इन्होंने। ठीक है। बीबी लाल ने छोटे छोटे राज्य, उन्होंने बताया कि छोटे छोटे राज्यों के रूप में ये जो है यानी कि अपने आप में ऑटोनॉमस थे, छोटे छोटे राज्य के रूप में ये अपने आप को संचालित कर रहे थे जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। ठीक है। और आर.एस. शर्मा ने वणिक वर्ग की प्रधानता बताई है कि वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग या बिजनेसमैन इनकी जो है सुपरमेसी रही होगी, इनकी प्रधानता रही होगी। अब जो है पासेल साहब ने निगम तत्व की प्रधानता बताई है कि ये नगर परिषदों के द्वारा या नगर निगमों के द्वारा जो है इन जो है ये जो जितनी भी सिटी थी इनका संचालित, इनका जो है कार्य या इनका प्रशासन ये परिषद संचालित करती होगी। ठीक है। और लोकप्रिय जो मत है, ठीक है, वो ये है कि हड़प्पा में संभवतः व्यापारियों का शासन रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा में जिस तरह से व्यापार का, हड़प्पा जो पूरी सभ्यता थी जिस तरह इसमें व्यापार का जो आकर्षण था, ठीक है, व्यापार और व्यापार जिस तरह से अन्य जो हैं हम कह सकते हैं अन्य सभ्यताओं के साथ में इनका जिस तरह से व्यापार था, तो इसको देखकर लगता है कि ये संभवतः जो है व्यापार द्वारा संचालित व्यवस्था थी। ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में। ठीक है दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति में देखो तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति में समाज में स्तर मिलता है हमको। ठीक है। और सामाजिक स्तर हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखो कि सामाजिक जो स्तर हमको देखने को मिलता है कि अगर आप देखो कि पुरोहित, ठीक है, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों को अगर आप इनको वर्गों में बांट लो तो पुरोहित क्या है, ब्राह्मण, और योद्धा क्या हो गया, योद्धा हो गया क्षत्रिय, और व्यापारी हो गया वैश्य, और जो है श्रमिक हो गया वो शूद्र। तो इस तरह से यहाँ वर्गों का, या हम कह सकते हैं इसके आधार पर हम इस समाज को वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। तो वर्ग में विभाजित हम जो है इस तरह से समाज में वर्ग मिलता है। वर्ग मिलता है किसके आधार पर? इतिहासकार कहते हैं, इतिहासकार इसके आधार पर कहते हैं कि पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो है बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब देखिए कि समाज में समानता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी समाज में समानता। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम इसके आधार पर, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य, इसके आधार पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह से जो शहरों का नियोजन था, ठीक है, और शहरों का नियोजन था और शहर जिस तरह से बने हुए थे, इसके आधार पर हम कह सकते हैं यानी कि शहर में, यानी कि समाज में समानता नहीं थी, क्योंकि एक गढ़ी शहर था और एक निचला शहर था। हमने
नगर नियोजन में भी पढ़ा था कि नगर नियोजन संभवतः दो प्रकार का हमको देखने मिलता है। एक ऊपरी शहर जिसको हम पश्चिमी शहर कहते थे और जिसमें शायद शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, और एक हम कहते हैं पूर्वी शहर जिसको निचला शहर कहते थे, जो नीचे की तरफ बसावट में हम कह सकते हैं नीचे की तरफ बसा हुआ था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यानी कि सामान्य जन और अधिकारी लोग जो है यहाँ पर रहते थे। तो कहने का मतलब है समाज में असमानता थी। नगर नियोजन को देखकर ये लगता है कि समाज में असमानता थी। तो नगर नियोजन के आधार पर समाज का हम कह सकते हैं समाज स्तरों में बटा हुआ था, अलग अलग स्तरों में बटा हुआ था। तो स्त्रीकरण था यहाँ पर, ठीक है। और हम कह सकते हैं समाज में असमानता थी, समाज में असमानता, ठीक है दोस्तों। क्यों थी ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से हमें मातृ देवी की मिट्टी की, कांसे की, तांबे की जो मूर्तियां मिली हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो है पितृ सत्तात्मक समाज नहीं होकर ये एक मातृ सत्तात्मक समाज था, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ठीक है। तो ये एक पितृ सत्तात्मक समाज नहीं होकर क्या था, संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक समाज था। तो समाज क्या था, समाज था मातृ सत्तात्मक। तो समाज मातृ सत्तात्मक था। सत्तात्मक, तो समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है, फीमेल डोमिनेंट था। क्यों था, क्योंकि मातृ देवी की जो मिट्टी की मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां और कांसे की मूर्तियां के आधार पर हम कह सकते हैं समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक समाज था। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति, समाज में वर्ग थे। ये इतिहासकारों का मानना है कि जिस तरह से पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के आधार पर हम समाज को 4 वर्गों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इसी तरह नगर नियोजन और अन्य जो है हम कह सकते हैं प्राचीरों से और जो है नगर के दुर्गीकरण के क्षेत्र से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है समाज में जो है अलग अलग स्तर था, यानी कि समाज में असमानता थी। तो ये इसी के आधार पर हमने माना है कि समाज में असमानता जरूर थी, इक्वेलिटी नहीं थी, ठीक है। और जो है समाज मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं होकर, ठीक है। आप देखो महाभारत काल तक भी अगर आप देखते हो तो आपको जो है नाम इस तरह के मिलते हैं कि देवकी नंदन, ठीक है। और आप देखोगे कि देवकी नंदन हो गया, ठीक है। इस तरह के नाम की माताओं के नाम से जो है पुत्र जाने जाते थे, बजाय कि जो है हम कह सकते हैं कि पिता गंगा पुत्र भीष्म, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि माताओं का वर्चस्व रहा था। तो प्राचीन काल में माताओं का वर्चस्व था, तो मातृ सत्तात्मक समाज था। अब हम बात करते हैं कि इनकी धार्मिक स्थिति क्या रही होगी। तो हम इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति, देखिए धार्मिक स्थिति के बारे में भी हम ये जो है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक अभी तक किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में आप देखिए कि किसी भी धर्म के 2 पक्ष हो सकते हैं, क्रियात्मक पक्ष और हम कह सकते हैं सैद्धांतिक पक्ष। ठीक, पक्ष, तो 2 पक्ष धर्म के होते हैं, ठीक है। किसी धर्म के 2 पक्ष हो सकते हैं। तो यहां पर जो क्रियात्मक पक्ष में हम रखते हैं कि धार्मिक कर्मकांड,
ठीक है, और अनुष्ठान, अनुष्ठान, ठीक है। तो धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान ये अपने क्रियात्मक पक्ष है। यज्ञ करना, हवन करना, बलि देना, ठीक है, पूजा करना, ये क्या है, क्रियात्मक पक्ष है किसी भी धर्म के, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष में उसका दार्शनिक पक्ष आता है, ठीक है। तो धर्म का क्या आता है, दार्शनिक पक्ष आता है, दार्शनिक पक्ष, ठीक है, जिसका लिखा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दार्शनिक पक्ष जो होता है वो लिखित में होना जरूरी होता है, लिखित में, लिखित में होता है, ठीक है। अब जब हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो दोस्तों देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि सैद्धांतिक पक्ष के नाम पर हमारे पास में कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। जब इसको अब तक नहीं पढ़ा गया है तो इसका मतलब है हमारे पास में कौन सा पक्ष रह जाता है, सिर्फ क्रियात्मक पक्ष है। यानी कि हम सिर्फ क्रियात्मक पक्ष को देखकर ही सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसा ही इतिहासकारों ने किया, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, इन्होंने जो है धार्मिक स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश की। तो और धार्मिक स्थिति के बारे में हम सिर्फ क्रियात्मक पक्ष से ही पता लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि हमारे पास में लिपि हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा में, ठीक है, किसी भी तरह के मातृ देवी के यानी कि साक्ष्य मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिलती है। हमारे कालीबंगा में नहीं मिलती है, लोथल में नहीं मिलती है, सुरकोटदा में नहीं मिलती है, और मिथाथल एक जो है हम कह सकते हैं, मिथाथल यानी कि बेसिकली हरियाणा में एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में। इन चारों स्थलों में हम कह सकते हैं कि मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिलती है, टेराकोटा की मूर्तियां नहीं मिलती, किसी प्रकार की मूर्तियां नहीं मिलती है। तो ऐसे अगर हम देखें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनावली से अनाप शनाप जो है हम कह सकते हैं मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या यह जो है मातृ देवी की पूजा होती थी। तो इसके आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में 3-4 पक्ष हमको देखने को मिलते हैं। मातृ देवी, मातृ देवी के आधार पर हम कह सकते हैं मुहर पर अंकन, नारी के चित्र से, नारी के चित्र से। तो मोहर पर बहुत सारे जो हैं नारी के चित्र अंकित किए हुए मिलते हैं हमको। जो मोहर मिलती है या मुहर मिलती है उस पर बहुत सारे नारी के जो है चित्र हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा में एक मुहर मिली है जिसमें एक नारी जो है सिर के बल पर खड़ी है और उसके गर्भ से जो है एक पौधा निकल रहा है। तो संभवतः जो है हम ये कह सकते हैं कि इसको धरती माता के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है, या धरती माता को उर्वरा की देवी के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो हड़प्पा में एक सील मिलती है जिसमें नारी के गर्भ से क्या मिलता है, निकलता हुआ बताया गया है, पौधा जो है निकलता हुआ बताया गया है। तो हड़प्पा में एक सील या हड़प्पा में एक मुहर, हड़प्पा की मुहर से दोस्तों ये जो है बेसिकली आप सबको पता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि नारी की जो है नारी के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ कहाँ से जो हमको एक मुहर मिलती है, तो हड़प्पा की मुहर से नारी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ बताया। निकलता हुआ तो इसको हमने धरती माता के रूप में माना, मतलब कि इतिहासकार ये मानते कि सैंधव लोग हो सकता है कि धरती को माता के रूप में दर्शाने की कोशिश की है, या धरती को उर्वरा की देवी के रूप में बताने की
कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है हम इस जो है साक्ष्य पर मातृ देवी का, अब जो हम कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष देवता, यानी कुछ जो है सील के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शायद इनका जो मत है वो पुरुष देवता के पुरुष देवता को भी ये पूजते होंगे। तो पुरुष देवता को जो है पूजने के, या पुरुष देवता को जो है हम कह सकते हैं देवता के रूप में पूजने का, या पुरुषों को देवता के रूप में पूजने के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। उनमें से एक साक्ष्य जो हमने मोहनजोदड़ो में बात की कि हमको एक सील मिली है, हमको एक मुहर मिली है, और उस मुहर पर यानी कि एक योगी को जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि योगी को जो है पलाखी, या हम कह सकते हैं आलती पालती मारते हुए दिखाया गया है, जिसकी आंखें झुकी हुई हैं, या हम कह सकते हैं योगासन अवस्था में बताया गया है, जिसकी आंखें झुकी हुई है। ठीक है, और जिसके चारों तरफ जो है हम कह सकते हैं कि बाघ, भैंसा, गेंडा और हम कह सकते हैं बेल के जो है आकृति, बेल की जो है आकृतियाँ, पशु आकृतियाँ बनी हुई है, और जिसके पैरों के नीचे 2 हिरण भी बनाए हुए हैं। तो इसके आधार पर, और इस पर जो है 7 अक्षर वाला एक लेख भी लिखा गया है, पर उस लेख को हम पढ़ नहीं पाए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति महादेव की मुहर, जॉन मार्शल ने इसको पशुपति महादेव कहा। ठीक है, लिंग तथा योनि के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने जो है लिंग की पूजा को आगे जाकर शिव से जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमको पुरुष देवता के भी जो है मातृ देवी और पुरुष देवता के रूप में पूजने का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर वृक्ष पूजा भी शायद प्रचलित थी। वृक्ष पूजा में पीपल का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, तो पीपल का सर्वाधिक महत्व जो है वृक्ष पूजा में देखने को मिलता है, क्योंकि यानी कि श्री कृष्ण ने जो है अश्वत्थ बताया है, पीपल को क्या बताया है, कृष्ण ने अश्वत्थ कहा है। तो कृष्ण ने पीपल को अश्वत्थ कहा है, और पीपल का सर्वाधिक अंकन हमको मुहर में देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिलती है जिसमें पीपल के तने से एक श्रृंगी, यानी कि पीपल के तने से 2 एक श्रृंगी पशुओं को जो है निकलते हुए दिखाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में हमें एक मुहर मिली है जिसमें पीपल के तने से 2 एक श्रृंगी पशुओं को जो है निकलते हुए दिखाया है। मार्टिन व्हीलर ने ये कहा है दोस्तों कि एक श्रृंगी जो पशु है वो पीपल का वाहन है। पीपल का वाहन कौन सा है, एक श्रृंगी पशु बताया है। तो सर्वाधिक जो है हम कह सकते हैं वृक्ष पूजा में, और पीपल का जो है, पीपल हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, इनको जो है मुहर में जो है सर्वाधिक अंकित जो पेड़ मिलते हैं हमको, यानी सिंधु सभ्यता में मुहर पर जो सर्वाधिक अंकित जो पेड़ मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, पीपल, बबूल, नीम, खजूर तथा ताड़ के वृक्ष हमको मुहर पर अंकित सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पशु पूजा। तो किस पशु को ये सबसे ज्यादा पूजते थे, तो आपका ये आंसर होगा पशु पूजा। पशु पूजा में आप कहोगे कि यानी कि कुबड़ वाले सांड को सबसे ज्यादा, एक श्रृंगी और कुबड़ वाले सांड का सबसे ज्यादा हमको चित्रांकन देखने को मिलता है मुहरों पर। तो कुबड़ वाला सांड ये सबसे पवित्र जो है
पशु माना जाता था, जिसको हम नंदी से जो है इसका हम शिव का जो वाहन है नंदी, उन नंदी से हम इसको जो है जोड़ देते हैं वर्तमान के संदर्भ में। ठीक है, अगर आपको पक्षी पूजा पूछें, ठीक है, पक्षी पूजा, पक्षी में हम कह सकते हैं फाक्ता पक्षी, ठीक है, फाक्ता, या हम कह फाक्ता को यानी बाज, बाज का सर्वाधिक अंकन, या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पवित्र पक्षी के रूप में ये पूछते थे। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या, अगर हम बात करें मातृ देवी के रूप में, अगर वो मातृ देवी की पूजा करते थे तो मातृ देवी की पूजा के जो साक्ष्य हमको मिलते हैं कि मोहरों पर बहुत सारे नारी के जो है चित्रांकन हमको देखने को मिलते हैं। हड़प्पा की मोहर पर नारी के जो है गर्भ से एक जो है पौधा निकलता हुआ बताया, जिसको हमने पृथ्वी को माता के रूप में शायद ये लोग मानते थे, या उर्वरा की देवी के रूप में मानते थे। ठीक है, ऐसे ही हमने पुरुष देवता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति महादेव की मोहर, जिसको जॉन मार्शल ने जो है आद्य शिवा या प्राक शिवा या पशुपति महादेव कहा है। तो इसमें एक योगी को योगासन मुद्रा में बताया गया है, जिसकी आंखें झुकी हुई है, ठीक है, और जिसके चारों तरफ से उसको पशुओं ने घेर रखा है। ठीक है, ऐसे इनमें वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी, जिसमें पीपल को सर्वाधिक जो है अंकन मिलता है मोहरों पर। पीपल के बाद में बबूल, नीम, खजूर तथा ताड़ के वृक्ष सबसे ज्यादा मोहरों में देखने को मिलते हैं, मोहर पर अंकित। ऐसे ही पक्षी पूजा में हमने फाक्ता या बाज को जो है सर्वाधिक इन्होंने जो है महत्व दिया है, और पशु पूजा में कुबड़ वाला सांड को दिया है। तो दोस्तों हमने जो है लगभग एग्जाम उपयोगी जो है धार्मिक स्थिति में पूछे जाने वाले सारे सवाल हमने कह दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को सबसे ज्यादा पूछा जाता, तो कुबड़ वाला सांड, और पक्षी को तो फाक्ता। ठीक है, और जो है इस तरह से वृक्ष में तो पीपल का सर्वाधिक जो है महत्व था। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने इसकी धार्मिक सामाजिक, अब हम बात करते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनके मनोरंजन के साधन क्या थे। तो मनोरंजन के साधन हम देखते हैं कि मनोरंजन के जो साधन थे, देखो कि जीवन में अगर मनोरंजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट नहीं है तो हमारा जीवन थोड़ा सा क्या है कि एक तरह का हम कह सकते हैं मोनोटोनस हो जाता है, और एक तरह का ऐसा हो जाता है कि बिना मनोरंजन के जीवन में कुछ भी जो है अच्छा नहीं लगता। एक समय के बाद में हल्का फुल्का मनोरंजन होना चाहिए। तो जैसे पबजी खेलो, टिकटॉक बनाओ, ठीक है, पर अब टिकटॉक बैन हो चुका है, और टिकटॉक जो है, टिकटॉक समेत ऐसे 59 जो है ऐप जो चाइना की थी वो बैन हो चुकी है। अगर आपने नहीं की तो उसको डिलीट करो। ठीक है, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी भारत में चाहिए, चाइना में नहीं चाहिए। हमको चाइना को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, एनीवेज, अब मनोरंजन के साधन ये लोग भी जो है, यानी हम कह सकते हैं इनके प्रमुख रूप से मनोरंजन के जो साधन थे वो पासा खेल, नृत्य, ठीक है, और पासा खेल हो गया, नृत्य हो गया, और हम कह सकते हैं संगीत हो गया। ये इनके जो है प्रमुख जो है हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के साधन थे। आप देखोगे कि हड़प्पा से 7 जो है मिट्टी के पासे मिले हैं, मोहनजोदड़ो से एक जो है पासा मिला है। ठीक है, ऐसे ही जो है लोथल से एक खेल बोर्ड मिला है, जैसे शतरंज टाइप का खेल बोर्ड मिला है। ठीक है, 2 खेल बोर्ड मिले हैं लोथल से। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग पासे का खेल, नृत्य और संगीत, ठीक है, और एक जो है हम कह सकते हैं कि एक मोहर पर 2 जो है मुर्गों को लड़ते हुए दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं पक्षियों की यानी कि पशुओं की लड़ाई भी जो है मनोरंजन के साधन रहा होगा। तो पशुओं की लड़ाई, ठीक है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं इनके मनोरंजन के साधन रहे। माप की विधि इनकी क्या थी। तो माप की विधि जो है सबसे बड़ा जो
बटखरा या हम कहते हैं बाट जिसको है ना तोलने का, तो सबसे बड़ा बटखरा हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है 10.9 ग्राम का, ठीक है। तो 10.9 ग्राम का जो है हमको बटखरा मोहनजोदड़ो से मिलता है। और माप जो था वो 16 के गुणनफल में था, 16 के गुणनफल में, ठीक है, या 16 के आवर्तक में था। तो 16 के आवर्तन में था, और 16 के आवर्तन में जैसे 16, 64, ठीक है, 360 इस तरह से जो है 16 के आवर्तन में था, ठीक है। तो ये माप का इनका जो है बेसिकली मनोरंजन माप सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। दोनों थे, ठीक है दोस्तों। तो मनोरंजन के साधन देखे माप के 16 की गुणनफल में थे, इतना बस ध्यान रखिए, ठीक है। जो मृद भांड थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड लाल या गुलाबी, अधिकांश जो थे वो लाल या, यहाँ पे मृद भांड आपने देखा होगा कि मृद भांड जगह जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता में जगह जगह स्थलों में, जो हर स्थलों में मृद भांड हमको मिलते हैं। ये मृद भांड किस तरह के मिलते हैं? ये अधिकतर हमको जो है मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उनको बोलते हैं मृद भांड, ठीक है। तो ये जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल और गुलाबी रंग के, अधिकांश हमको मैक्सिमम हमको लाल और गुलाबी रंग के मिलते हैं। इस पर काले रंग का चित्रांकन किया होता था। तो अलंकरण इस पर जो भी होता था, ठीक है, वो जो है बेसिकली लाल और जो है काले रंग का होता था, ठीक है। और जो कुम्हार थे वो चाक पर बर्तन बनाने में माहिर थे। यहाँ के जो कुम्हार थे वो चाक पर बर्तन बनाने के माहिर थे। और अधिकांश जो बर्तनों पर हमको व्रत या जो है वृक्ष के जो है चित्रांकन देखने को मिलता है। तो मैं मृद भांड की भी बात हम यहां कर लेते हैं कि मृद भांड किस तरह के, ठीक है, अधिकांश लाल तथा गुलाबी रंग, और अलंकरण जो होता था इन पर, जो होता था अलंकरण वो काले रंग में होता था। और मैक्सिमम जो हमको जो आकृतियां जो मिलती है वो व्रत की या वृक्ष की आकृतियां इन पर देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं कि आज हमने किस तरह से जो है बात की है। तो मनोरंजन के साधन हम देख लेते हैं। मनोरंजन में पासा का खेल, नृत्य, संगीत, पशुओं की लड़ाई, माप 16 की गुणनफल में। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों शाकाहारी तथा मांसाहारी थे, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि ये लोग जो गेहूं, बाजरा, फिर हम आगे बात करेंगे जब हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। जो गेहूं, बकरा, मछली, इस तरह से जो है इनके खाद्य पदार्थ थे। मृद भांड जो है अधिकांश लाल तथा गुलाबी रंग के बने हुए थे। और अलंकरण जो इस पर था वो काले रंग से किया जाता था। तो बेस होता था लाल, जैसे ये मान लीजिए कि ये मृद भांड है तो बेस इसका लाल कलर, और इस पर अलंकरण जो किया होता था वो काले कलर से अलंकरण किया जाता था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे के हमारे जितने भी जो है टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।